सो अभी तक हमने कवर किया था रिजर्वेशन ऑफ द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स, फिर हमने यहाँ पर कवर किया था कैसे रिस्क ट्रांसफर होता है ओनरशिप के साथ में, ठीक है। फिर हमने देखा था ट्रांसफर ऑफ टाइटल, और हमने ये देखा था नेमो दैट क्वाड नॉन हैबिट, जिसके अंदर हमने क्या चेक किया कि एक जो ओनर होगा वही गुड टाइटल दे पाएगा, नॉन ओनर कैन नॉट पास अ गुड टाइटल, और इसके फिर हमने यहाँ पर एक्सेप्शंस को कवर किया। अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ द डिलीवरी एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का क्या मतलब होगा? परफॉर्मेंस, अगर आपने गुड्स सेल ऑफ गुड्स एक्ट का पूरे प्रोविजन को चेक करो और आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एंटर किए हो, तो सेल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में आपका परफॉर्मेंस क्या होगा? योर परफॉर्मेंस विल बी द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, ठीक है। अब देखो डिलीवरी का डेफिनेशन क्या है। डिलीवरी मीन्स वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ओके। वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, उसी को डिलीवरी बोलेंगे। तो अगर मैंने यश आपके पास से गुड्स छीन के ले आया, तो क्या आप ये बोलोगे डिलीवरी है वो? अगर आपके पास से मैं गुड्स को छीन के ले आया, तो क्या आप ये बोलोगे वो डिलीवरी है? आंसर इज नो, बिकॉज यहाँ पर वॉलेंट्री ट्रांसफर नहीं हुआ। नाउ दस इफ द पोजेशन इज टेकन थ्रू अनफेयर मीन्स देयर इज नो डिलीवरी ऑफ द गुड्स। डिलीवरी ऑफ द गुड्स सोल्ड may be made by doing anything which the parties agree shall be treated as delivery, or putting the goods in the possession of the buyer or of any person authorized to hold him in this behalf. Now what is the duty of the seller and the buyer? यहाँ पर जो आपको प्रोविजन दे रहा है, आप देखो, it is the duty of the seller to deliver the goods and it is the duty of the buyer to pay for it. Simple. It is the duty of the seller to deliver the goods and it is the duty of the buyer to accept the goods and pay for them, right? आगे देखिए, payment and delivery both are what? Both are concurrent conditions. What do you mean by concurrent? साथ साथ चलने वाले। तो सिंपल अगर आप देखो, payment and delivery both are what? Both are concurrent condition. ये पहले तू दे ये वाला काम नहीं चलेगा, ठीक है। गुड्स हैव टू बी डिलीवर्ड, दोनों को एक साथ यहाँ पे, लाइक द सेलर इज गोइंग टू डिलीवर द गुड्स एंड द बायर इज गोइंग टू पे फॉर द गुड्स। तो सिंपल, एक हाथ दो एक हाथ लो, सिंपल। ये पहले तू दे वाला लॉजिक यहाँ पर नहीं लगेगा। सो ये प्रोविजन आपका जाता है। सो अनलेस अदरवाइज अग्रीड, द डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड द पेमेंट ऑफ द प्राइस आर कॉन्करेंट कंडीशन, दैट इज टू से द सेलर शुड बी रेडी and willing to give possession of the goods and the buyer in exchange for the price, and the buyer should be ready to and willing to pay the price in exchange for the possession of the goods, right? Simple. You don't need to know section 31 and section 32 to know this concept. Simple. अब देखो यहाँ पर बात हो रहा है किस चीज़ का? We are talking about the rules regarding the delivery. We are talking about the rules regarding the delivery. और यहाँ पर आप देखो आपके पास क्या प्रोविजन है। पहला पॉइंट वो आपको क्या बता रहा है, देखो बहुत सारे अलग अलग तरह के डिलीवरी है। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एक करके जितने भी यहाँ पर अलग अलग डिलीवरीज को हम पढ़ रहे हैं, वी आर गोइंग टू डू एनालिसिस ऑफ ईच एंड एवरी डिलीवरी। यहाँ पर जो जो आपको बता रहे हम उन सबका प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। तो आप देखो सबसे पहला क्या बता रहा है, डिलीवरी। सो द डिलीवरी ऑफ द गुड्स मे बी, ठीक है, द डिलीवरी ऑफ द गुड्स सोल्ड मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग। आप सिंपली चेक करो, बाय डूइंग एनीथिंग विच द पार्टीज अग्री एंड इट शैल बी ट्रीटेड एज डिलीवरी। सो आपने कुछ भी ऐसा बोल दिया, एक्ट आपने, बायर और सेलर ने डिसाइड कर लिया, दैट विल बी ट्रीटेड एज अ डिलीवरी, और विच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द पोजेशन ऑफ द बायर और एनी ऑफ द पर्सन हु इज ऑथोराइज्ड टू होल्ड देम इन दिस बिहाफ। आपने कई बार वो बॉलीवुड मूवीज में देखा है, वो करेंसी नोट होता है, आपने देखा ऐसा? वो करेंसी नोट होता है, यहाँ नोट पर कुछ नंबर लिखा हुआ रहता है, और ये नंबर वाला जो नोट होता है ए, ये नोट ले जाकर क्या करेगा, बी को देगा। ये नोट ले जाकर वो बी को दे देगा और बी उसको गुड्स का डिलीवरी दे देता है। हैव यू सीन दिस? हाँ, तो देखो चलो आपको एक ऐसा क्लिप मैं चेक करवाता हूँ। David Goliath 927546558. You're ready? Yeah. Yes sir. अब चाहे वो सो रहे हैं, Okay. मीटिंग में हैं, अच्छा. या टॉयलेट में हैं, Okay. तुम इंतजार करोगे। Okay. तुम खुद पर्सनली उनके हाथों में ये नोट दोगे। हाँ हाँ. किसके हाथों में? Mr. Katan के. Once more. Mr. Katan के. Mr. Freddy come back. हेलो सर। अबू ने दिया आपके लिए।
Drink, Mr. Freddy. Welcome to Morocco. अरे ये आप क्या कर रहे हैं खजान साहब? अबू ने कहा कि खजान साहब को नोट दो और $10,000 ले लो। अबू ने कहा कि खजान साहब को नोट दो और $10,000 ले लो। सो जैसा हमने पढ़ा था, गुड्स कैन बी डिलीवर्ड, राइट? द डिलीवरी ऑफ द गुड्स कैन बी डन बाय एनीथिंग विच द पार्टीज अग्री। तो वो चाहे जैसे बॉलीवुड मूवीज में दिखाते हैं, वो नोट आप देकर डिलीवरी करवा दो, कैसे भी कर दो, एंड एज सून एज द डिलीवरी इज मेड द पेमेंट बिकम्स ड्यू। अब आप सिंपली यहाँ पर चेक करो, सेकंड पार्ट यहाँ पर किस चीज़ का बात हो रहा है। हमने डिलीवरी को समझा, अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। ठीक है, पार्ट डिलीवरी का क्या मतलब होता है? आप देखो, फॉर एग्जाम्पल मेरे को मालव को 1000 kg कोई भी गुड्स बेचना है, ठीक है, उसका डिलीवरी करना है। मैंने 1000 kg को क्या किया, 4 ट्रक्स में लोड किया, 250 kg के 4 ट्रक्स मैंने लोड कर दिए। नाउ आउट ऑफ these 4 trucks 3 trucks are delivered। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे पार्ट डिलीवरी, कि 100% गुड्स अभी तक डिलीवर नहीं हुआ। अब अगर ये पार्ट डिलीवरी है तो आप यहाँ पर चेक करो क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया 3 ट्रक्स आर डिलीवर्ड, ये हो गया आपका पार्ट डिलीवरी। तो अगर ये पार्ट डिलीवरी है, डज इट अमाउंट्स टू और डज इट इम्प्लाई दैट 100% गुड्स आर डिलीवर्ड? Does it imply 100% delivery of the goods? Answer is no. That's what is given here. That a delivery of part of goods in the progress of delivery of the whole has the same effect, the purpose for which the passing of the property in such goods, as the delivery of the whole. But a delivery of part of the goods with the intention of serving it from the whole does not operate as the delivery of the remainder। तो जब तक पूरा गुड्स वहां पर डिलीवर नहीं हुआ तब तक आप उसको प्रॉपरली डिलीवर्ड नहीं मानोगे। बट सपोज करो हाँ साक्षी करेक्ट, 3 ट्रक अगर डिलीवर हुआ हो तो 3 का ही पेमेंट करेगा। बट सपोज करो 3 ट्रक पहुंच गया, मैं ऐसे बोलता हूँ 4th ट्रक जो है वो मेरे पास से निकल गया है, रास्ते में उसका टायर पंचर हो गया था, तो वो थोड़ी देर में वहां पर पहुंचने वाला है ना। अब आप क्या बोलोगे? अभी भी पार्ट डिलीवरी मानोगे? आंसर इज नो। अब आप पार्ट डिलीवरी नहीं बोलोगे, अब आप क्या बोलोगे? द गुड्स आर डिलीवर्ड, क्योंकि 4th ट्रक जो है वो आपके पास पहुंचने वाला है। हाँ बिल्कुल करेक्ट, क्वांटम मेरिट। अगर सिर्फ 3 ही ट्रक मैंने आपको पहुंचाया तो क्वांटम मेरिट लग जाएगा, लेकिन अगर 4 ट्रक मैंने निकाल दिए हैं, 4th आपके पास पहुंचने वाला है, ठीक है, 4th आपके पास पहुंचने वाला है, इन दैट केस यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो, सर्टेन गुड्स लाइंग एट द वॉफ, मतलब आपका कैरियर, आप कैरियर समझ लो, वर सोल्ड इन द लॉट। नाउ द सेलर इंस्ट्रक्टेड द वॉरफिंगर द कैरियर टू डिलीवर देम टू द बायर हु हैड पेड फॉर हिम, एंड द बायर देयर आफ्टर एक्सेप्टेड देम एंड टुक अवे पार्ट। अब देखो, टुक अवे पार्ट, हेल्ड दैट द डिलीवरी वॉज मेड ऑफ द होल। क्योंकि आपने क्या कर दिया, आपने तो गुड्स अपनी तरफ से निकाल दिया, आपने अपनी तरफ से गुड्स निकाल दिया। देखो गुड्स किसके पास था, यहाँ पर ट्रांसपोर्टर के पास था, ट्रांसपोर्टर के पास बायर आया, उसने कुछ गुड्स का डिलीवरी ले लिया और उसने पूरे गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया था। ध्यान रखना, ही एक्सेप्टेड देम कंप्लीटली, और कुछ गुड्स का वो डिलीवरी ले गया, कुछ का डिलीवरी लेकर नहीं गया। तो यहाँ पर क्या माना जाएगा कि सेलर ने तो अपनी तरफ से 100% गुड्स को डिलीवर कर दिया है, बट अगर सेलर ने ही आधा गुड्स डिलीवर किया, थोड़ा गुड्स को डिलीवर किया या थोड़े गुड्स को डिलीवर नहीं किया, तो उसको आप 100% डिलीवरी नहीं मानोगे। आप बताओ, ये क्लियर हुआ इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी? तो यहाँ पर बिल्कुल सेलर के ऊपर आ जाता है कि सेलर ने क्या किया। सेलर ने अगर सारे के सारे गुड्स दे दिए, बायर अभी तक उठाकर लेकर नहीं गया, तो बात कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर सेलर ने सारे के सारे गुड्स दे दिए, बायर नहीं उठा के ले जा रहा, तो इन दैट केस 100% डिलीवरी माना जाएगा, इवन दो आधा ही गुड्स अभी तक डिलीवर हुआ है। बट अगर सेलर ने अभी तक आधा डिलीवरी दिया है, इन दैट केस आपका यहाँ पे जो सेलर होगा वो पार्ट डिलीवरी को फुल डिलीवरी नहीं बोल सकता। सेम वे आप यहाँ पर चेक करो, द बायर विल हैव टू अप्लाई फॉर द डिलीवरी। आप ध्यान रखना, सिंपल, जब तक कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और नहीं लिखा हुआ रहे, आप यहाँ पर क्या मानोगे? द बायर, इट इज द duty of the buyer to apply for delivery. The seller of the goods is not bound to deliver the goods. आप यहां पर देखो, सेलर यही बोलेगा, जैसे ही गुड्स बेच दिए, पैसे आ गए, वो क्या बोलेगा? तेरा काम हो गया, तू जा, तू सामान लेकर जा, राइट?
seller is not bound to deliver the goods. It is the duty of the buyer. He is going to buy the goods. Okay. फिर आप यहाँ पर चेक करो place of delivery. What is going to be the place of delivery? Now this is again important as far as your exam is concerned. This is again important from your exam point of view. So आप यहाँ पे check करो whether it is for the buyer to take the possession of the goods or seller to send them to the buyer in a question depending on each case of the contract express or implied between the parties. But apart from such contract आप ये देखो the goods sold are to be delivered at a place which they at the time of the sale and goods agreed to be sold are to be delivered at the place at which they are at the time of agreement to sell or if not in existence at the place where they are manufactured or produced. What is the place of delivery? तो आप यहाँ पर बोलोगे is it the transaction to sale or is it the transaction for agreement to sell? अगर agreement to sell है तो what is going to be the place of delivery? Where the goods are manufactured or produced. और अगर आप गुड्स को सेल कर रहे हो, अगर आप गुड्स को सेल कर रहे हो इन दैट केस वो कौन सा जगह हो जाएगा जहां पर भी जो गुड्स है वेर एवर द गुड्स आर अग्रीड टू बी सोल्ड आर टू बी डिलीवर्ड. ओके, जहां पर भी गुड्स का डिलीवरी ड्यू है वहां पर ये गुड्स क्या हो जाएगा आपका डिलीवर हो जाएगा. आप बताओ इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? प्लेस ऑफ डिलीवरी. राइट. नेक्स्ट आप देखो व्हाट इज गोइंग टू बी द टाइम ऑफ डिलीवरी. तो आप देखो अगर कोई टाइम फिक्स्ड है, राइट, ये जो टाइम है इज द टाइम फिक्स्ड. यस, तो जो टाइम बताया है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट और यू कैन से एज डिसाइडेड. बट इफ द टाइम इज नॉट फिक्स्ड तो वो क्या हो जाएगा रीजनेबल टाइम. ये रीजनेबल टाइम में चला जाएगा. आप बताओ इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? प्लेस ऑफ डिलीवरी, टाइम ऑफ डिलीवरी. राइट. फिर आप देखो इफ द गुड्स आर इन पोजेशन विद द थर्ड पार्टी. इफ द गुड्स आर इन पोजेशन विद द थर्ड पार्टी तो आप सिंपली चेक करो मैंने क्या किया, गुड्स बेचा. किसको बेचा? मैंने ये गुड्स बेचा लेट्स से रौनक को. ठीक है, रौनक ने बोला सर डिलीवरी किधर से लो. मैंने रौनक को बोला एक काम करो आप डिलीवरी ले लो कौस्तुभ से. सो आई हैव सोल्ड गुड्स टू रौनक और मैंने रौनक को क्या बोला कि डिलीवरी किससे ले लेना, कौस्तुभ से ले लेना. कौस्तुभ इज टू डिलीवर द गुड्स. करेक्ट. बट सपोज करो यहां पर ये जो थर्ड पार्टी है, ठीक है, ये थर्ड पार्टी को भी तो अक्नॉलेज करना पड़ेगा बायर को. आई एम द सेलर, द बायर. राइट. ये थर्ड पार्टी को अक्नॉलेज भी तो करना पड़ेगा रौनक को. अदरवाइज आप मुझे बताओ रौनक जब कौस्तुभ को गुड्स के लिए बोलेगा कि मेरे को डिलीवर करो तो कौस्तुभ मना कर देगा कि मैं क्यों डिलीवर करूं, मुझे तो आनंद सर ने कुछ बोला नहीं है कुछ डिलीवर करने को. तो यहाँ पर वो वाला प्रोविजन आ जाता है दैट वेयर द गुड्स एट द टाइम ऑफ सेल आर इन पोजेशन ऑफ अ थर्ड पर्सन देन देयर इज नो डिलीवरी until and unless, right, such third person acknowledges the buyer that he holds the goods in this behalf. आप मुझे बताओ is this clear? is this clear? ये वाला कि थर्ड पर्सन जब अक्नॉलेज कर देगा यहाँ पे ये कब डिलीवरी मान लिया जाएगा when कौस्तुभ will acknowledge. तो as soon as कौस्तुभ acknowledges the delivery is done to the रौनक. ओके. नहीं तो पता चला थर्ड पार्टी को कॉल करके बोला बायर ने थर्ड पार्टी को कॉल करके बोला कि आप मेरे को गुड्स दो और थर्ड पार्टी ये बोलता है तो बताओ डिलीवरी होगा. इन दिस केस द गुड्स आर नॉट डिलीवर्ड. द थर्ड पर्सन हैज टू अक्नॉलेज एंड हु इज ही इज दैट थर्ड पर्सन. सो थर्ड पर्सन नीड्स टू अक्नॉलेज. ओके. फिर आप देखो टाइम फॉर टेंडर ऑफ डिलीवरी. तो यहां पर सिंपल क्या होता है टेंडर मीन्स डिमांड. ओके, टेंडर मीन्स डिमांड. सो डिमांड ऑफ डिलीवरी और टेंडर ऑफ डिलीवरी may be treated as ineffectual unless made at the reasonable hour. At the reasonable hour. Now what is reasonable hour is a question of fact. अब आप एक सिंपली एक चीज बताओ, आप यहां पर चेक करो आपने गुड्स को परचेज कर लिया, ठीक है, प्लस आई से बायर हैज ऑल्सो पेड टू द सेलर.
उसने पेमेंट भी पूरा का पूरा कर दिया। बट अब मैं आपको यहाँ पर बोलता हूँ क्या सिनेरियो हो रहा है। बायर जो है वो गुड्स का डिलीवरी मांगता है। अब सपोज करो वो गुड्स क्या है, ठीक है, वो गुड्स क्या है, लेट्स से द गुड्स इज लेट्स से टीवी, और वो बोलता है ये टीवी को आप डिलीवर करो 3:30 बजे। कितने? सुबह के। मुझे बताओ, इज इट रीजनेबल? इज इट रीजनेबल टाइम टू आस्क अ डिलीवरी ऑफ टीवी एट 3:30 AM? आंसर इज नो। करेक्ट। हो सकता है सेलर अग्री कर जाए, बट हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं कि कुछ और अगर डिस्कस नहीं हुआ तो इन दैट केस टीवी के लिए 3:30 बजे इज नॉट अ राइट टाइम। बट सपोज करो ये नासिक से इसने वेजिटेबल्स परचेज करवाया, उसने मंडी से सुबह सुबह सब्जी और वेजिटेबल खरीदा, ठीक है, 2 ट्रक, और उसको बोला ये ट्रक को आप सुबह 5 बजे तक डिलीवर कर देना, क्योंकि अगर आपने इसको डिलीवर नहीं किया तो सुबह सुबह जो भाजी मार्केट लगता है वहां पर मैं इन गुड्स को बेच नहीं पाऊंगा। तो मुझे बताओ क्या ये रीजनेबल है? यस। सो व्हाट इज रीजनेबल इज गोइंग टू डिपेंड ऑन केस टू केस बेसिस। बट आपको यहाँ पर सिंपली क्या ध्यान रखना है कि अगर आप कोई अनरीजनेबल आवर में गुड्स को मंगवाओगे तो वो इनइफेक्चुअल हो जाएगा, मीन्स द सेलर इज नॉट बाउंड टू डिलीवर द गुड्स। आप बताओ, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? राइट। फिर आप देखो एक्सपेंस फॉर द डिलीवरी। नाउ द एक्सपेंस फॉर द डिलीवरी में यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगर कुछ नहीं दिया इट मस्ट बी बोर्न बाय द सेलर। आप ध्यान रखना, अनटिल अनलेस इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रेरी टू द कॉन्ट्रैक्ट, अगर कुछ नहीं बोला कॉन्ट्रैक्ट में तो यहाँ पर क्या बोला गया है, द गुड्स मस्ट बी डिलीवर्ड, एंड जो भी डिलीवरी का खर्चा आएगा वो खर्चा कौन बियर करेगा? इट विल बी बोर्न बाय द सेलर। ओके, क्लियर? अब आप मुझे बताओ, ये बंदा है, इस बंदे ने ये ऑर्डर किया था और इसको ये डिलीवर हुआ, क्या से क्या हो गए देखते देखते, और ये फोटोशॉप नहीं है, ये रियल है। तो इस बंदे ने क्या किया, ट्विटर पे ये फोटो डाला और वो बोलता है आई माइट बी रॉन्ग बट आई एम प्रिटी श्योर यू हैव सेंट मी अ रॉन्ग ऑर्डर। आप मुझे बताओ ये महाशय के पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है? व्हाट आर द ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल टू हिम? रिटर्न द गुड्स, रिटर्न द गुड्स, सब बोल रहे रिटर्न द गुड्स। देखो, ही कैन रिटर्न द गुड्स, या फिर सपोज इसकी कोई गर्लफ्रेंड है, वो ये ड्रेस रख ले और अपने गर्लफ्रेंड को दे दे, ऐसा भी तो कर सकता है। सो आइदर ही कैन रिटर्न द गुड्स और ही कैन कीप द गुड्स विद हिम, राइट। अब आप चेक करो यहां पर कैसे आता है, डिलीवरी ऑफ द रॉन्ग क्वांटिटी। हालांकि ये उस पर मैच नहीं करता, बट आप सिंपली चेक करो। यस, मैं यही वर्ड चाहता था, वॉइडेबल, वॉइडेबल। आप यहां पर चेक करो, वॉइडेबल, ओके, वॉइडेबल। हालांकि यहां पर वॉइडेबल नहीं होगा, दिस विल बी अ मिस्टेक। तो कॉन्ट्रैक्ट टेक्निकली तो क्या होता है, वॉइड। बट आप यहां पर चेक करो, जो मैं को रिलेट करवाना चाहता था, दैट देयर इज अ डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, राइट। सो व्हेन द सेलर डिलीवर्स टू द बायर अ क्वालिटी, क्वालिटी नहीं, यहां पर क्वांटिटी आना चाहिए था, quantity of goods less than he contracted to sell, the buyer may reject them, ठीक है। But if the buyer accepts the goods so delivered, he shall pay for them। तो आप यहाँ पर चेक करो, अगर ये इसको रिजेक्ट कर देता है, in that case he is not going to make the payment। But अगर ये इसको एक्सेप्ट कर लेता है, in that case he will have to make the payment। तब तो ये यहाँ पर पेमेंट ही करेगा। तो आप यहाँ पर वही चीज़ चेक करो, इसने जिस क्वांटिटी का सामान मंगवाया था, फॉर एग्जांपल इसने 1000 kg का गुड्स मंगवाया था और इसको सिर्फ 800 kg डिलीवर हुआ। इन दैट केस ही हैज़ द ऑप्शन कि वो 800 को एक्सेप्ट करे या 800 को रिजेक्ट कर दे। 800 को एक्सेप्ट करेगा तो ही विल पे फॉर 800, और अगर इसने रिजेक्ट किया तो ही इज़ नॉट गोइंग टू पे एनीथिंग। दूसरा केस आप चेक करो, यहाँ पर क्या हो रहा है, where the seller delivers the
where the seller delivers to the buyer a quantity of goods larger than he contracted to sell. तो ये आपका केस नंबर हो गया ए या सबसेक्शन 1. सबसेक्शन 2 में वो आपको क्या बता रहा है, नहीं क्वालिटी नहीं होगा, क्वांटिटी होगा. ये क्वांटिटी ही रहेगा. बिकॉज आप चेक करो, आप पूरा सेंटेंस को पढ़ो. When the seller buys a good, a quantity of goods less than he contracted for. ये देखो यहां पर भी क्वांटिटी है. हाँ, वो पढ़ने से क्वालिटी भी सही लगेगा, लेकिन बात यहां पर क्वांटिटी का हो रहा है. ओके, सो आप यहां पर चेक करो. पहले वाले केस में जहां 800 केजी था, वहां पर आप देखो इधर क्या हो रहा है, 1000 केजी. इस बार इसको कितना डिलीवर हो गया, ही हैज बीन डिलीवर्ड मोर. सो लेट्स से उसको यहां पर 1200 केजी डिलीवर कर दिया. करेक्ट. द बायर में एक्सेप्ट द गुड्स इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिजेक्ट द रेस्ट. तो यहां पर वो क्या कर सकता है, 1000 को एक्सेप्ट कर ले और 200 को रिजेक्ट कर दे. उसके पास ये ऑप्शन है. या फिर उसके पास क्या ऑप्शन है कि वो ही में रिजेक्ट द वोल, वो पूरे 1200 को रिजेक्ट कर दे. आप बताओ, इज दिस क्लियर? इफ द बायर एक्सेप्ट्स द वोल ऑफ द गुड्स, या फिर वो पूरे 1200 के 1200 को एक्सेप्ट कर ले, ही शैल पे देम एट द कॉन्ट्रैक्ट रेट. ओके. तीसरा आपके पास ऑप्शन यहां पर क्या आ रहा है, वेयर द सेलर डिलीवर्स टू द बायर द गुड्स ही कॉन्ट्रैक्टेड to sell mixed with the goods of a different description not included in the contract. The buyer may accept the goods which are in accordance with the contract and reject or may reject the whole. अब इसका क्या मतलब हो गया, आप चेक करो. सेलर ने डिलीवर किया टू द बायर गुड्स ही कॉन्ट्रैक्टेड, राइट, टू सेल मिक्स्ड विद द गुड्स ऑफ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन. तो यहां पर वो सपोज करो 2 प्रोडक्ट का बात हो रहा था कि P एंड Q, ये दोनों को मिक्स करके आप क्या करोगे, मेरे को गुड्स दोगे. ठीक है. अब ये जो इसने P को जो मिक्स किया वो तो करेक्ट क्वालिटी था या जो करेक्ट चीज था, पर Q जो है वो अलग डिस्क्रिप्शन का गुड्स आ गया. लेट्स से यहां पर राइस एंड दाल, इन दोनों को मिक्स करके वो खिचड़ी बनाने की बात हो रही थी. उसने बोला था राइस मुझे कौन सी चाहिए, आई नीड व्हाट, बासमती राइस. लेकिन उसने बासमती की बजाय लेट्स से कोई लोअर क्वालिटी का राइस यहां पर मिक्स कर दिया. नाउ इन दैट केस ही हैज द ऑप्शन. ठीक है. अब लोअर क्वालिटी का जो राइस था वो तो यहां पर बात हुआ नहीं था, बात तो इधर इसमें किस चीज का हुआ था कि बासमती राइस का बात हुआ था. नाउ द बायर विल हैव द ऑप्शन दैट द बायर मे एक्सेप्ट द गुड्स. तो ये लोअर क्वालिटी का राइस प्लस दाल वो ये एक्सेप्ट कर ले, या फिर वो क्या कर दे, इसको रिजेक्ट कर दे. सो दैट्स व्हाट इज गिवन हियर. सो द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन आर सब्जेक्ट टू एनी यूसेज ऑफ ट्रेड, स्पेशल अरेंजमेंट और द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज. इसको अगर मैं आपको एक स्लाइड में समझा दूं तो देखो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा. ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कितने का था, 1000 केजी का था, और 1000 केजी एट द रेट 10 रुपीज पर केजी, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ. सबसेक्शन 1 में वो क्या करता है, 800 केजी इज डिलीवर्ड. तो उसके पास ऑप्शन है कि वो या तो यहां पर ये 800 केजी को रिजेक्ट कर दे, या फिर वो क्या करे, दूसरा ऑप्शन जो उसके पास है वो यहां पर 800 केजी इंटू 10 रुपीज, ही पे 8000 एंड एक्सेप्ट द गुड्स. राइट. दूसरा ऑप्शन उसके पास क्या आ गया, मतलब जब उसको 1200 केजी डिलीवर हुआ तो वो क्या कर सकता है, पूरे के पूरे 1200 केजी को रिजेक्ट कर दे, या फिर 1000 को एक्सेप्ट करे, वही एट द रेट 10 रुपीज, एंड 200 को रिजेक्ट कर दे. या फिर तीसरा ऑप्शन उसके पास क्या है कि वो पूरे 1200 केजी को एक्सेप्ट कर ले एट द रेट 10 रुपीज पर केजी. करेक्ट. ये वाला क्लियर हुआ आपको.
इज दिस क्लियर? और तीसरा, जब गुड्स को मिक्स करना था, सो P and Q was to be mixed and sold. Now P matches the description but Q डिस्क्रिप्शन को मैच नहीं कर रहा। तो अब बायर के पास ऑप्शन है कि वो जो ये पी क्यू को है इसको एक्सेप्ट करे या फिर इसको वो रिजेक्ट कर दे। आप बताओ, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा। डन? ओके, थैंक यू मुस्कान। नेक्स्ट आप चेक करो, यहां पर बात क्या हो रहा है, इंस्टॉलमेंट डिलीवरी का। और इंस्टॉलमेंट डिलीवरी में क्या हो गया, यहां पर बोला हुआ है द बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, वो इंस्टॉलमेंट्स में नहीं ले। हालांकि अगर उनके बीच में डिस्क्राइब बना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिलीवरी में डिलीवर करने का हुआ है तो ठीक है, बट अदरवाइज वो डिलीवरी में गुड्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये देखो, कस्टमर ने बेचारे ने ऑनलाइन शॉपिंग किया, वेबसाइट वाले से 10 सामान मंगाए, 4 डिलीवर हो गए, 6 गुड्स वो बोलता है अभी भी इट इज स्टिल इन प्रोसेसिंग एंड इट इज डिलीवर्ड। तो बेचारा कस्टमर परेशान होके क्या बोल देगा, तो कर ना, 2.5 साल हो गए, कब करोगे? करेक्ट। तो यहां पर वो इंस्टॉलमेंट डिलीवरी हो गया, सो ही विल हैव द राइट टू रिजेक्ट द गुड्स। और वो बोलते कि भाई ये इंस्टॉलमेंट में इस तरह से मेरे को गुड्स नहीं चाहिए। आप बताओ, इज दिस क्लियर? इंस्टॉलमेंट डिलीवरी। देन यहां पर आ जाता है डिलीवरी टू द कैरियर। सो डिलीवरी टू द कैरियर का क्या मतलब हो जाएगा, आप देखो, अगर ये जो कैरियर है ये बायर का है, इन दैट केस आप ये देखो, द डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द कैरियर फॉर द ट्रांसमिशन टू द बायर is prima facie deemed to be the delivery to the buyer. Then deterioration during the transit. देखो, नॉर्मल wear and tear अगर होगा तो उसके लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट अगर सेलर डिलीवर करने की बात करता है तो इन दैट केस आप ध्यान रखना, नॉर्मल वेयर एंड टीयर अगर होगा तो इन दैट केस सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, बट अगर कुछ मेजर गड़बड़ हो गया तो सेलर रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप देखो, बायर ने अपने रिस्क पे गुड्स को डिलीवर करवाया तो सेलर फिर डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। सो वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड एट अ डिस्टेंट प्लेस, द लायबिलिटी फॉर डिटेरिएशन necessarily incidental to the course of transit will fall on the buyer, though the seller agrees to deliver at his own risk. Okay, तो आप देखो, P sold certain quantities of iron rods which was sent by proper vessel, okay, and it was rusted before it reaches to the buyer. The rust of the rod was so minimal and was not affecting the merchantable quality. तो ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये जो डिटेरिएशन था, दिस वाज नॉट नेसेसरीली और इंसिडेंटल टू द ट्रांसमिशन एंड इट वाज हेल्ड दैट क्यू वाज बाउंड टू एक्सेप्ट द गुड्स, क्योंकि यहाँ पर मर्चेंटेबल क्वालिटी को इम्पैक्ट नहीं हुआ और ये थोड़ा वेयर एंड टियर जो आपका है दैट इज ओके। देन बायर्स राइट टू एग्जामिन द गुड्स, तो आप यहाँ पर चेक करना, बायर जो है उसके पास ये प्रॉपर राइट रहेगा कि जब वो गुड्स का डिलीवरी ले उससे पहले वो गुड्स को क्या करे, उसको प्रॉपरली एग्जामिन कर सके, उसको ये राइट आपको देना पड़ेगा। अगर आप ये राइट नहीं देते हो, इन दैट केस द सेलर इज विल बी रिस्पॉन्सिबल, बाद में अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है तो जब गुड्स डिलीवर हो रहा है एट दैट टाइम द बायर हैज टू बी गिवन अ राइट टू चेक द गुड्स और एग्जामिन द गुड्स। एक सिंपल सा चीज आप चेक करो, सपोज करो आज जैसे बहुत बारिश हो रहा है, बहुत तेज बारिश हो रहा है, स्विगी वाले से आपने 4 पेस्ट्री मंगवाए, ठीक है, वैसे तो अभी कोरोना का टाइम है तो अगेन इट शुड नॉट बी ऑर्डर्ड, बट सपोज करो आपने 4 पेस्ट्री ऑर्डर किए और वो 4 पेस्ट्री का एक आपको डब्बा ला के यहाँ पर दे देता है स्विगी वाला, और वो बोलता है सब इसमें आपका 4 पेस्ट्री पड़ा है, और वो आपको चेक करने नहीं देता, फटाफट पेमेंट लेता है और चला जाता है। लेटर ऑन व्हेन यू ओपन आपको रियलाइज होता है इसमें सिर्फ 2 ही पेस्ट्री है, 4 नहीं है। तो आप मुझे बताओ, क्या आप उस स्विगी वाले को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हो या आप वो केक वाले को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हो? आंसर इज येस, क्योंकि उसने आपको गुड्स को एग्जामिन करने का मौका नहीं दिया। सो व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर हु हैज नॉट प्रीवियसली एग्जामिन्ड देम, ही इज एंटाइटल्ड टू
a reasonable opportunity of examining them so as to ascertain whether they conform with the contract or not. Unless otherwise agreed, the seller is bound on the request to afford the buyer a reasonable opportunity of examining the goods. हाँ, then the seller will not be able to say caveat emptor. बिल्कुल correct रौनक, right. सो यहाँ पर वही आ गया रूल्स रिगार्डिंग द एक्सेप्टिंग द डिलीवरी ऑफ द गुड्स. तो आप यहाँ पे देखो सेक्शन 42 सिंपली यहाँ पर क्या बोलता है, द बायर इज डीम्ड टू हैव एक्सेप्टेड द गुड्स व्हेन ही इंटीमेट्स द सेलर दैट ही हैज एक्सेप्टेड देम और व्हेन ही हैव बीन डिलीवर्ड टू हिम, व्हेन द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड टू हिम एंड ही डज any action in relation to them which is inconsistent with the ownership of the seller, or when after the lapse of reasonable time he retains the goods without intimating to the seller that he has rejected them. आप मुझे बताओ क्या ये कोई नया पॉइंट है या पिछली क्लास का और आज की क्लास का रिविजन ही लग रहा है? इट इज़ द सेम थिंग व्हाट वी हैव स्टडीड. तो आप सिंपली यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर वही बताया हुआ है कि एक्सेप्टेंस इज डीम्ड टू हैव टेकन प्लेस व्हेन द बायर इंटीमेट्स टू द सेलर दैट ही हैज एक्सेप्टेड द गुड्स और ही डज एनीथिंग जिससे कि ओनरशिप ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है, या फिर वो गुड्स को रिटेन करके रखता है फॉर अ रीजनेबल टाइम विदाउट इंटीमेटिंग टू द सेलर दैट ही हैज़ रिजेक्टेड द गुड्स. तो ये आपका हो गया रूल्स रिगार्डिंग द डिलीवरी. देन बायर इज नॉट बाउंड टू रिटर्न द रिजेक्टेड गुड्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा. आप सिंपली चेक करो. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रौनक आई थिंक आप प्योर वेजिटेरियन हो, मुझे ऐसा लगता है. ओके, तो आप देखो आपका फ़ोन स्पीकर पे नहीं है, ये मैं उम्मीद रखता हूँ. मेरे लेक्चर्स को आप हेडफोन पे सुनते हो या ईयरफोन लगा के सुनते हो? थैंक यू. सो रौनक इज़ अ प्योर वेजिटेरियन पर्सन, करेक्ट. इसके घर में एग का बात करना भी गलत बात, पाप बराबर, करेक्ट. नाउ इन दैट केस इसने डोमिनोज से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और लॉकडाउन के 3-4 महीने हो गए तो ही वाज लाइक एकदम मतलब पिज़्ज़ा का क्रेविंग गज़ब का हो रहा है. इसने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया डोमिनोज से और डोमिनोज वाले ने इसको पिज़्ज़ा पूरा 30 मिनट्स जब उसके बाद जस्ट उसी के बाद डिलीवर किया, ठीक 30th मिनट डिलीवर किया, मतलब इसको पूरा वेट कराया पिज़्ज़ा के लिए. इसने जैसे यहाँ पर पिज़्ज़ा को देखा, यहाँ पर पिज़्ज़ा के ऊपर एक मुर्गी का टंगड़ी, वो कैटरीना कैफ वाला टंगड़ी यहाँ पर था. नाउ ये चिकन पिज़्ज़ा का डब्बा खोलते ही रौनक को आवाज़ आई पॉक 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 पॉक. नाउ इन दैट केस रौनक क्या करेगा, चुपचाप ये पिज़्ज़ा को लेगा बिना घर पे किसी को बताए और इस पिज़्ज़ा को घर के गेट के बाहर रख देगा, ठीक है ना, आउटसाइड द गेट. ही इज़ गोइंग टू कीप दिस पिज़्ज़ा. और ये डोमिनोज वाले को फ़ोन करके क्या बोलेगा एकदम बाबू राव स्टाइल में, अबे बिप बिप बिप, हाँ वेस्टेड, राइट, बिप बिप बिप, तेरे को पिज़्ज़ा भेजने को बोला था, तेरे को वेज पिज़्ज़ा बोला था, ये चिकन पिज़्ज़ा काय को डिलीवर किया, राइट. अभी ये मेरे घर के गेट के बाहर खड़ा है, पिज़्ज़ा वापस से लेकर जा और मेरे को पैसा रिफंड कर, मेरे को रिक्स ही नहीं चाहिए, पिज़्ज़ा ही नहीं खाना है, राइट. अब आप देखो यहाँ पर ये सिनेरियो है. अब पॉइंट ये है कि इसने अपने घर के गेट के बाहर जो यहाँ पर पिज़्ज़ा रख दिया है, क्या डोमिनोज वाला उसको ये बोल सकता है अरे साहब उसको घर के गेट के बाहर मत रखो, मेरे स्टोर पे आके डिलीवर करके जाओ? हाँ, क्या पिज़्ज़ा वाला बनेगा रे तू, करेक्ट. क्या यहाँ पे रौनक को डोमिनोज वाला ये बोल सकता है कि गलत पिज़्ज़ा दिया, प्रूव करो, हमारे यहाँ पे आओ और पिज़्ज़ा को डिलीवर करके जाओ, हमें दिखाओ ये रॉन्ग पिज़्ज़ा है? आंसर इज नो, नो, बिल्कुल क्लियर. रौनक बोलता है लाद देगा उसे. ओके, सो आप यहाँ पर देखो क्या प्रोविजन है, दैट अनलेस अदरवाइज अग्रीड वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर and he refuses them to accept, right, or he refuses to accept them having the right to do so, he is not bound to return them to the seller, but it is sufficient if he intimates to the seller that he refuses to accept them. इसको बस खाली क्या करना है, उसको कॉल करके बोलना कि बॉस ये गलत पिज़्ज़ा आपने दे दिया and he will be bound to accept it. आप बताओ, is this clear? Is this clear? ये वाला, right. Then liability of the buyer
फॉर नेग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग टू द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। सिंपल, वापस से बाबू राव स्टाइल में डोमिनोज वाला बेचारा 30 मिनट में रौनक को पिज़्ज़ा देने के लिए आ गया था, पर ये पिज़्ज़ा वाले के पीछे पीछे घूम रहा था, उसको गलत एड्रेस बताया जा रहा था। अब आप मुझे बताओ, क्या डोमिनोज वाले को आप बोल सकते हो कि उसने पिज़्ज़ा लेट डिलीवर किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्यों? बिकॉज उसने क्या कर दिया, गुड्स को टाइम पर डिलीवर कर दिया था, बट इट वॉज द लाइबिलिटी ऑफ द बायर कि वो क्या कर रहा था, गुड्स को रिफ्यूज कर रहा था डिलीवरी लेने के लिए, या वो नेग्लेक्ट किया, उसके नेग्लिजेंस की वजह से गुड्स का डिलीवरी नहीं हुआ। इन दैट केस द सेलर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस, ही विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस। आई विल टेल यू, वन ऑफ माई कजन्स नॉट फ्रॉम मुंबई, उनके वहाँ पर बिल्डिंग में क्या था, दिस इज बैक सम 12-13 ईयर्स बैक, वी ऑल वर इन स्कूल दैट टाइम, मतलब मैं तो क्या, मैं तो कॉलेज में आ गया था, दे ऑल वर इन स्कूल। उनके बिल्डिंग में ऐसे ना बहुत सारे अपार्टमेंट में ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग्स थे, ठीक है, कुछ 6-7 ऐसे करके टावर्स थे। अब ये टावर्स में जैसे ए विंग, बी विंग, सी विंग इस तरह से करके नहीं था, इनका अलग अलग नाम था। डोमिनोज वाला जब भी यहाँ पर डिलीवरी के लिए आता ना, उसके कुछ फ्रेंड्स यहाँ पहुँच जाते, ठीक है। अब सपोज करो उसको पिज़्ज़ा डिलीवर करना है इस वाले बिल्डिंग में, तो यहाँ पर एक बंदा उसको बोलेगा ये बिल्डिंग है, वो बेचारा यहाँ जाएगा 3rd फ्लोर पे, फिर पता चलता रॉन्ग एड्रेस, वो नीचे आता, फिर किसी को पूछता, वो बोलता यहाँ पर है, तो वो बेचारा यहीं पर ही 15-20 मिनट लग जाता। तो जब तक पिज़्ज़ा यहाँ पर उस तक पहुँचता, वो बोलता सर ये तो 30 मिनट से ज़्यादा हो गया, ये पिज़्ज़ा तो फ्री में जाएगा। करेक्ट? हाँ, बाबूराव कॉलोनी में जैसे घुमाता है बिल्कुल वैसे वैसे। रैदर अगर मैं बताऊँ तो ये पिक्चर से ही वो लोग इंस्पायर हुए थे, राइट। तो वो यहाँ पर उसके फ्रेंड्स ऐसे बदमाशी करते थे, और एक बार तो उनको ये 30 मिनट के लिए जो पिज़्ज़ा था वो फ्री में मिल गया कि 30 मिनट में पिज़्ज़ा डिलीवर नहीं किया। अगली बार जब डोमिनोज वाला यहाँ पर आया, उसने पहला घर गलत जब देखा, वो यहीं से गुड्स को उठाकर ले गया। आई थिंक द सेम डिलीवरी गाय वॉज देयर, वो यहाँ से वापस चला गया, और ये जो पूरा बिल्डिंग है ना, ये पूरे बिल्डिंग को डोमिनोज ने ब्लॉक कर दिया था। ये पूरे बिल्डिंग को डोमिनोज ने ब्लॉक कर दिया कि इस पूरे बिल्डिंग के अंदर ही अब से वो पिज़्ज़ा डिलीवर नहीं करेंगे, राइट। और ऐसा क्यों? बिकॉज आप सिंपली चेक करो, यही वाला प्रोविजन लग जाता है कि देखो सेलर जो था उसने अपना ड्यूटी पूरा कर दिया, बायर के नेग्लिजेंस से हो रहा है, तो व्हाई ही इज गोइंग टू पे द प्राइस फॉर इट। सो यहाँ पर वही है, when the seller is ready and willing to deliver the goods and request the buyer to take the delivery, and the buyer does not within a reasonable time after the request take the delivery of the goods, he is liable to the seller for any loss occasioned by his neglect or refusal to take delivery, and also for the reasonable charges for the care and custody of the goods, right? हाँ, डोमिनोज भी लाइक बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, बिल्कुल ऐसा ही हुआ, राइट। आप एक और चीज को चेक करो, चलो ये तो डोमिनोज वाला इस तरह से एग्जांपल हो गया। फॉर एग्जांपल यश के साथ मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, यश को मैंने बोला यश ये 100 kg राइस मैं तेरे से आके लेकर जाऊंगा। यश ने ये 100 kg राइस को एसरटेन करके सेट असाइड कर दिया कि ये आनंद सर को 100 kg राइस दे रहा है। मैंने उसको बोला था मैं 2 दिन बाद आऊंगा, अभी 10 दिन हो गए, मैं ये राइस का डिलीवरी लेने के लिए नहीं आया और ये राइस डैमेज हो गया। नाउ हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस 100 kg राइस? आई विल बी रिस्पॉन्सिबल, और मैं यश को क्या करूंगा, इसके लिए पेमेंट करूंगा। दूसरा केस आप चेक करो, यश के पास में 10 दिन के बाद आया, यश बोलता है सर आप 2 दिन के बाद आने वाले थे, ये जो 8 दिन एक्स्ट्रा मैंने आपके चावल का ध्यान रखा है, इसके लिए आप मेरे को क्या करो, रेंट पे करो, मेरे गोडाउन का आप रेंट पे करो, प्रोपोर्शनेटली 8 दिन का आप इसके लिए रेंट पे करो, एंड आई विल हैव टू पे रेंट टू यश बिकॉज यहाँ पर मैंने डिले किया है डिलीवरी के लिए। आप बताओ, दिस इज क्लियर? यस मालव, वो लोग फिर डिलीवरी बॉय की सैलरी से कट करते हैं, बट ठीक है उस वक्त उन्होंने बोला था वो डिलीवरी, दैट्स अनदर मैटर, बट यहाँ पर लिटरल में इस तरह से हुआ था कि द गुड्स आर डिलीवर्ड, बट सेलर यहाँ पर क्या कर रहा है, जो बायर है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, बायर इज एक्टिंग नेग्लिजेंट, देन इन दैट केस द सेलर कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉसेस। आप बताओ, दिस इज क्लियर? दिस इज क्लियर? और यहाँ पर ध्यान रखना, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द राइट ऑफ द सेलर। आप ध्यान रखना, राइट ऑफ बायर नहीं, right of the seller, where the neglect or refusal of the buyer to take the delivery of the goods amounts to repudiation of the contract। तो यश क्या कर सकता है, ये 100 kg राइस आपसे बोले कि मैं ये बेचूंगा नहीं, खत्म, जैसे डोमिनोज वाले ने किया, ये बिल्डिंग को ही ब्लॉक कर दिया कि भाई अब से यहाँ पर पिज्जा डिलीवर होगा ही नहीं,
repudiate the contract. आप बताओ, is this clear or not? आज की क्लास का यहाँ तक का, अगर यहाँ तक का अपना पूरा क्लियर है तो we are going to pack it up. Okay, we are going to pack it up for today. और ये हम कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है. सो दिस वी आर गोइंग टू डू इट फ्रॉम आवर नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज ऑन 7th, राइट. टुडे इज 4th, तो 7th को हम यहाँ से शुरू करेंगे. आई थिंक नेक्स्ट थर्सडे आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट थर्सडे आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट कंप्लीट हो जाएगा. आपके 2 लेक्चर्स और लगेंगे, प्रोबेबली 2-2 घंटे के आपके 2 लेक्चर्स और चाहिए, और आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट यहाँ पर फिनिश हो जाएगा. Guys, clear? Then that's it for our today's lecture. Thanks for listening. Take care. Bye bye.